गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर डिपेंडेंस, रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ एक कंसेप्ट था, वो भी हमने कंप्लीट किया। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद में आपके पास था क्या कि जो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, वो लगभग डबल हो रहा था, वो चीजें हमने देखी। उसके बाद में आपके पास और अच्छे से इस टेम्परेचर को, इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए क्या आपके पास यहाँ अरेनियस इक्वेशन है। अरेनियस इक्वेशन बोलेंगे आप उसे, अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन है आपके पास। तो अरेनियस इक्वेशन क्या है? अरेनियस इक्वेशन है, अरेनियस ने दिया से वो है k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ये अरेनियस इक्वेशन। k क्या है? रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। a क्या है? अरेनियस फैक्टर है। a है आपके पास अरेनियस फैक्टर है, एक कांस्टेंट। e क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। r क्या है? यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। r t क्या है? टेम्परेचर। ये अरेनियस इक्वेशन, इसे हम कह रहे हैं अरेनियस इक्वेशन। अब सब चीजें बता दी। रेट कांस्टेंट है, a क्या है? अरेनियस फैक्टर है, ठीक है। अरेनियस फैक्टर अरेनियस के लिए जो कांस्टेंट है। e किसी भी डेरिवेशन के लिए जब नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो e कोई बेस जिसकी पावर x हो तो ये x है, माइनस ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ओवर आर टी। आर गैसियस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। क्या करना है इसको? लॉगरिथम करिए दोनों साइड्स में, ठीक है। टेकिंग लॉगरिथम और बोथ साइड्स नेचुरल के। और लॉगरिथम करेंगे तो सबसे पहले क्या? नेचुरल लॉगरिथम करेंगे, ना कि कॉमन लॉगरिथम। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए e की पावर x है, e की पावर x, और नेचुरल लॉगरिथम मैंने बताया आपको लॉगरिथम में, जब नेचुरल और कॉमन लॉगरिथम बताए तो नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? वो कोई भी बेस e जिसकी पावर x हो, तब हम क्या अप्लाई करते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। तो ये नेचुरल लॉगरिथम हो गया यहाँ पहले। तो नेचुरल लॉगरिथम, अब ये देखिए m इंटू एन, ये m है, ये n है पूरा। m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस n, तो मतलब log a। अब या देखिए प्लस e की पावर x, e की पावर x होता है तभी हम लॉग अप्लाई करते हैं, और वो ऑलरेडी है e की पावर x। e की पावर x है ही, मतलब नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? वो कोई भी बेस e जिसकी पावर x हो, तब हम क्या लिखते हैं? नेचुरल लिखते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। और ये देखिए ये e की पावर x है, ये ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है इसका लॉगरिथम हो चुका है, e की पावर x। अब हो तो सीधा x को ही पावर जो आगे है वो आ जाती है लॉगरिथम में, तो पावर आगे ले आइए, माइनस ई ए ओवर आर टी। ये हो जाएगा आपके पास। ये आपने लॉगरिथम किया दोनों साइड्स में, ये होगा आपके पास। ये क्या है? अरेनियस इक्वेशन है। अब इसमें देखिए ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ओवर आर टी। आप इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, ln के माइनस ई ए, इसको पहले लिख लिए, माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस नेचुरल ए। ln ए कह लीजिए, 1n नेचुरल जो है ना 1n है, ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब समझिए एक बार चीज को, यहां से ये इक्वेशन है, और ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस इक्वेशन का फॉलो करना चाहिए? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y आपके पास क्या हुआ? कांस्टेंट जो है नेचुरल के आपके पास, नेचुरल के आपके पास क्या हुआ? y एक्सिस पर लेना होगा आपको। m स्लोप माइनस ए और r, ये स्लोप हो जाएगा। x क्या हुआ? 1/t, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। यही करना आपको कि रेट कांस्टेंट कैसे इफेक्ट, कैसे डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, वही चीज है। तो नेचुरल के वर्सेस 1/t हो जाएगा, 1/t प्लस ln a c, ये क्या होगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो बनाइए इसका ग्राफ, इसका ग्राफ देखिए क्या होगा? नेचुरल के
ये क्या है यहाँ 1/t, 1/t नेचुरल के वर्सेस 1/t, ठीक है। अब देखिए माइनस ई ए अपॉन में आर स्लोप है। स्लोप कैसा है ये देखिए नेगेटिव है, माइनस ई अपॉन में आर नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव स्लोप होगा। एम क्या है आपके पास, स्लोप ये है आपके पास, स्लोप है माइनस ई ए ओवर आर। नेचुरल ए क्या है, ये इंटरसेप्ट है, यहाँ ये इंटरसेप्ट है, नेचुरल ए ये इंटरसेप्ट है, ये ग्राफ है। अब यहां से समझिए एक्टिवेशन एनर्जी और यहां 1/t, तो 1/t 1/t है, उल्टा है 1/t। टेम्परेचर को जितना बढ़ाओगे, और एक्टिवेशन एनर्जी देखिए नेगेटिव है माइनस ई, एक्टिवेशन एनर्जी को जितना घटाओगे 1/t है, एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव है, तो 1/t टेम्परेचर को जितना बढ़ाओगे और एक्टिवेशन एनर्जी को जितना घटाओगे उतना ही रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी में लेते हैं आप, ये चीज आपके पास। तो टेम्परेचर को जितना घटाओगे, सॉरी टेम्परेचर को जितना बढ़ाओगे, क्योंकि उल्टा 1/t है, 1/t वर्सेस ले रखा अपने के, और एक्टिवेशन एनर्जी को जितना कम करोगे उतना ही रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को जितना कम करोगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, मतलब रेट कांस्टेंट ज्यादा आता है। इसका मतलब लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रिएक्शन। ये चीज है जो मैं आपको कल बता रहा था बार बार, आज फिर से वही चीज है, ध्यान में रखो इस चीज को। जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट कम। इसका मतलब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही रिएक्शन स्लो होगा। ये चीज आपके पास, ये इक्वेशन, ये ग्राफ देख लीजिए, ये आरएनएस इक्वेशन। अब आरएनएस इक्वेशन में क्या करना आपको, सिंपल सी चीज है, नेचुरल के मतलब ये नेचुरल के है, रेट कांस्टेंट है। अब अलग अलग, जैसे एक t डिग्री के ऊपर है रेट ऑफ रिएक्शन, एक t + 10 डिग्री के ऊपर है, कि मतलब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें तब रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। तो पहले T1 टेम्परेचर के ऊपर देखिए, T1 टेम्परेचर के ऊपर एट T1 के ऊपर देखिए, ln K1 हो जाएगा रेट कांस्टेंट K1, ln A तो अरेंज फैक्टर ऐसे रहेगा -EA ओवर RT, R T1 टेम्परेचर। T2 टेम्परेचर के ऊपर है T2, ये क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा ln K2, ये क्या होगा ln A माइनस EA ओवर RT2। ये इक्वेशन एक नाम दे दीजिए, इसे इक्वेशन दो नाम दे दीजिए। T1 टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट क्या हुआ K1, T1 टेम्परेचर रहा है, बाकी चीजें एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। T2 टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट क्या हुआ K2, ln A माइनस E ओवर RT2। अब क्या करिए आप, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 1 फ्रॉम 2, सेकंड में से पहली को सबट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको घटाओ, 2 में से 1 को घटाओ, 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या होगा ln K2 माइनस ln K1, ln K2 लेफ्ट हैंड साइड में घटा दीजिए, ln K2 माइनस ln K1, ln A माइनस ln A क्या हो जाएगा कैंसिल, ln A माइनस ln A क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये देखिए माइनस EA ओवर RT2 माइनस EA ओवर RT1, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर लिख लीजिए ln A से ln A कैंसिल, ये रहेगा माइनस EA ओवर RT2 माइनस EA ओवर RT1। अब देखिए एक बार जरा, अब ये देखिए माइनस 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 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, EA ओवर RT1 पॉजिटिव और ये RT2 नेगेटिव रह जाएगा आपके पास, लिख दीजिए इसको। ln K2 माइनस K1 क्या होगा, log M माइनस N क्या होता है, log M बाई N, ln K2 बाई K1, log M माइनस log N क्या होता है, log M बाई N, K2 बाई K1, ये क्या भाई देखिए प्लस का है EA ओवर RT1 माइनस EA ओवर RT2,
ये होगा आपके पास। ये देखिए इक्वेशन। अब क्या करना आपको इससे आगे, क्या है, नेचुरल K2/K1 log m माइनस n क्या होता है, log m/n K2/K1 कर लीजिए। ए और RT1 ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव था, तो ये ए और RT1 माइनस ये नेगेटिव था, ए और RT2। अब देखिए लोन को क्या लिख सकते हैं आप, नेचुरल लॉग को क्या कर सकते हैं, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा, 2.303 लॉग लिख दीजिए। यहां से आगे बढ़ाइए, इससे आगे 2.303 लॉग K2/K1। इसे क्या लिखेंगे, ए ओवर RT1 माइनस ए ओवर RT2 क्या को माना जाएगा, ए ओवर आर, ए ओवर आर को माना जाएगा। क्या रहेगा देखिए वहां से क्या रहेगा, यहां से 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 माइनस 1/T2। ये देख लीजिए अच्छे से, ये चीज होगी आपके पास। वहां से क्या है, नेचुरल की जगह पर मैंने क्या रखा, 2.303 लॉग रखा K2/K1, 2.303 log K2/K1। यहां से क्या कॉमन लिया, E और R कॉमन लिया, तो 1/T1 माइनस 1/T2 रह जाएगा। ये देखिए ये चीज, ये होगा आपके पास। उससे आगे बढ़िए, फिर लिखिए। अब 2.303 को यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां डिवाइड करेगा, log K2/K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303R। यहां से क्या एलसीएम आ जाएगा, T1 T2 एलसीएम आ जाएगा, T1 T2, T1 से कैंसिल T1 T2, T2 से T2 कैंसिल, यहाँ 1 के T1 के साथ T1, T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। ये देखिए ये इक्वेशन बन रही है आपके पास, दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर दो अलग अलग रेट कांस्टेंट। आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हो तो K2 K1 गिवन मिलेगा, अलग अलग टेम्परेचर, R क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है 2000। सोल्ड न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी की। पहले में क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, तो ये निकालना आपको दो अलग अलग टेम्परेचर 500 केल्विन 600 केल्विन के ऊपर, T1 500 केल्विन, T2 600 या 700 जो भी हो, K2 K1 रेट कांस्टेंट है, T1 के ऊपर K1, T2 के ऊपर K2, R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बस आ जाएगा आपका आंसर। सब वैल्यू तो वही आपके पास, ये निकालना आपका एक्टिवेशन एनर्जी। आपका एक्टिवेशन एनर्जी गिवन हो, दो अलग अलग टेम्परेचर गिवन हो, आर का पता ही रहता हमें, और एक कांस्टेंट गिवन हो, K1 गिवन हो या K2 गिवन हो, दूसरा निकालना आपको वो भी निकाल सकते हैं आप। ये फॉर्मूला याद रखना है, log K2/K1 is equal to EA over 2.303 R T2 minus T1 over T1 T2। ये होगा आपके पास, ये आपके पास अरेनियस इक्वेशन के लिए पूरी जो चीज, किस तरह से उसको डिराइव कर पाते हैं, किस तरह से उस चीज को अच्छे से लिख पाएंगे, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से इक्वेशन बनेगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए ग्राफ वगैरह ये जब चीजें बताई मैंने, ये चीजें ये आपके पास इस y = mx + c का फॉलो करेगा। कैसे करेगा, ये देखिए k ln k वर्सेस क्या है 1/t है, तो टेम्परेचर को जितना बढ़ाओगे उतना रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को जितना कम करोगे उतना ही रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी घटाने से भी रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। यहाँ से ग्राफ से देख लीजिए अच्छे से कि मैंने किस तरह से लिखा है इसको, स्लोप क्या है 1/t क्या है, ये चीज मतलब किसके वर्सेस 1/t क्या है, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर ln के, स्लोप माइनस a और r, c इंटरसेप्ट नेचुरल रेट, ये चीज आपके पास। ये करना आपको यहाँ, ये करना किसके लिए, अरेनियस इक्वेशन के लिए। ये था अरेनियस इक्वेशन, पूरा अच्छे से ध्यान से करना इसको, अरेनियस इक्वेशन को। इससे रिलेटेड बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में तो पक्के ही 100%। जैसे जेई और नीट के एक दो वीडियो और आएंगे, यूनिट जो है वो बस खत्म होने वाला है, एक दो आर्टिकल और बची नहीं इसमें, कैटलिस्ट है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बस। जो उसके बाद में जो जेई वगैरह के क्वेश्चंस होंगे या बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे तो उनमें देखेंगे आप अरेनियस इक्वेशन से पक्का है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, तो इसलिए इसका एक ग्राफ
ठीक है, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड आते हैं कंपटीशन में एग्जाम या बोर्ड में, और इस इक्वेशन से रिलेटेड ये आपके पास ये आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन ये याद रखें, आर्हेनियस इक्वेशन, ये आर्हेनियस इक्वेशन, इन दोनों चीजों को कहां से क्या लिया मैंने, ये चीज, ये आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन, ये करना आपको। उसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आपके पास इससे रिलेटेड सोल्व्ड क्वेश्चंस हैं 2, ठीक है, उनको आपको करके देखना है, नहीं तो मैं करवाऊंगा उनको कल से ही। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होंगे, आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड होंगे बोर्ड के एग्जाम के भी और कंपटीशन के भी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सब इजी क्वेश्चंस हैं। अब है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा किसके ऊपर, रेट ऑफ ए रिएक्शन के ऊपर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये करना आपको, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैटलिस्ट का क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले कैटलिस्ट की डेफिनेशन, कैटलिस्ट की डेफिनेशन, कैटलिस्ट की डेफिनेशन, कैटलिस्ट इज दैट सब्सटेंस which increases the rate of a reaction, accelerate भी कह सकते हैं, rate of a reaction without being consumed, without being consumed itself in a chemical reaction and regenerated after the end of the chemical reaction, catalyst is the substance which increase the rate of reaction without being consumed itself in a chemical reaction and regenerated after the end of a chemical reaction। एक वो सब्सटेंस, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को, केमिकल रिएक्शन की दर को इंक्रीज कर देता, बढ़ा देता है, केमिकल रिएक्शन की रेट को, केमिकल रिएक्शन की दर को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा बहुत ज्यादा तक, ठीक है, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ इन ए केमिकल रिएक्शन, बगैर उस रिएक्शन में कंज्यूम हुए, कंज्यूम मतलब उपभोग होना, खुद 5 ग्राम लिया गया ना तो रिएक्शन के एंड में आपको 5 ग्राम ही मिल जाएगा। आपने 5 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो 5 ग्राम ही मिल जाएगा, सॉरी 5 ग्राम कैटलिस्ट लिया आपने तो रिएक्शन के एंड में 5 ग्राम ही मिल जाएगा, वो कंज्यूम नहीं होता, रीजनरेट होता है आफ्टर द एंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के एंड में रीजनरेट होगा, वापस से पैदा हो जाएगा, खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन उसके बाद में पैदा भी हो जाएगा वापस, जितना लिया था 1 ग्राम लिया था 1 ग्राम ही मिल जाएगा लास्ट में, 5 ग्राम लिया 5 ग्राम में मिल जाएगा आपको लास्ट में, वो होता है कैटलिस्ट, वो होता है कैटलिस्ट, पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, इट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट जरूर करता है लेकिन रीजनरेट हो जाता है, कंज्यूम नहीं होता, उपभोग, कंज्यूम कर लेगा तो चीजों को खा लेना, तो अब वो तो चीज नहीं ना, नए सब्सटेंस बना देगा वो जो चीजों को हुए तो ये पार्टिसिपेट करता है, कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन के एंड में रीजनरेट हो जाएगा, ये होता है कैटलिस्ट। एग्जांपल जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, कन्वर्ट हो रहा है KCl में और ऑक्सीजन में, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल लिख रहा हूं, ऐसे हजारों एग्जांपल है, पोटेशियम क्लोराइड है KCl में और ऑक्सीजन में, MnO2 कैटलिस्ट का काम करता है, यहाँ MnO2 किसका काम करता है, यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड नेचर में पायरोनोसाइट और की फॉर्म में मिलता है, पायरोनोसाइट MnO2, तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ इस
रिएक्शन के लिए। तो और कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ इन ए केमिकल रिएक्शन, रीजनरेट हो जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी चीज, इट डज नॉट एल्टर, इट डज नॉट एल्टर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इट डज नॉट एल्टर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। जो रिएक्शन है उसकी गिव्स फ्री एनर्जी को, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जो है, या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बोल दीजिए स्टैंडर्ड की बजाय, स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो स्टैंडर्ड होगा, नहीं तो सिंपल, उसको अल्टर नहीं करता, उसको घटाने बढ़ाने का कोई काम नहीं है इसका, कि ना डेल जी के ऊपर कुछ चेंज पड़ेगा, रिएक्शन का जितना भी है गिव्स फ्री एनर्जी उतना ही रहेगा, कैटलिस्ट लगाओ चाहे मत लगाओ। दूसरी बात, कैटलिस्ट कैटलाइज या इट कैटलाइज, इट कैटलाइज spontaneous reactions, spontaneous reaction and not non-spontaneous reaction, and do not catalyze non-spontaneous reaction, and do not catalyze non-spontaneous reaction, non-spontaneous reaction। कैटलिस्ट क्या करता है? जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, जो रिएक्शंस हो सकती हैं, जो रिएक्शन होती हैं, उन्हीं को कैटलाइज करता है। ये नहीं कि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, कोई रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट ही नहीं बना है, वो रिएक्शन ही नहीं हो सकती तो आप कैटलिस्ट लगा दे और उसे कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। कैटलिस्ट केवल उन रिएक्शन को कैटलाइज करता है जो हो सकती हैं, जो स्पॉन्टेनियस है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनके ऊपर कैटलिस्ट फेल हो जाता है, याद रखें इस चीज को। ये इट डज नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी क्या नहीं करता, अल्टर नहीं करता। It does not alter equilibrium constant, equilibrium constant, equilibrium constant को alter नहीं करता। हाँ, it reduces the time of equilibrium, it attains equilibrium quickly, ये भी कह लीजिए, it attains equilibrium quickly। जैसे कोई 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट 4 ग्राम रिएक्टेंट टूट करके और इक्विलिब्रियम बन जाता है। 4 ग्राम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी के बाद में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और उसको टाइम लगा 1 घंटा इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए इस रिएक्शन को। तो क्या करेगा, क्या करेगा कैटलिस्ट? उस रिएक्शन को 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में इक्विलिब्रियम को वो पहुंचा देगा। लेकिन ये नहीं कि रिएक्टेंट 10 ग्राम रिएक्टेंट था, वो 4 ग्राम का ही प्रोडक्ट बना रहा है, 4 ग्राम टूट रहा है, तो कैटलिस्ट लगा दे तो 5 ग्राम टूट जाएगा या 6 ग्राम टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 4 ग्राम ही टूटेगा। 4 ग्राम टूटने के बाद में इक्विलिब्रियम 1 घंटे के ऊपर इक्विलिब्रियम में पहुंच गई वो रिएक्शन। कैटलिस्ट लगा दिया तो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम के टाइम को रिड्यूस कर देगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर जल्दी पहुंच जाएगी वो रिएक्शन, उसके टाइम को रिड्यूस करता है। ये काम है कैटलिस्ट का, ये काम है कैटलिस्ट का, ये चीज करनी है आपको, ठीक है, ये काम है कैटलिस्ट का। और क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट लगाने के बाद में भी जो डेल एच है, रिएक्शन का जो एनर्जी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट का एनर्जी, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डेल एच क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो मुख्य बात है, जो कंपटीशन में कई बार पूछी जाती है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, कैसे करता है, मुख्य जो बात है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, it lowers the activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। कैसे कम करेगा भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है ना, तो उसका रीजन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ज्यादा होता है, जो अभी भी बताया मैंने अरेनियस के अकॉर्डिंग। कैसे कम करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, इट एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो कि नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे आप। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी भी कर लीजिए आप चाहे, ठीक है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी होगी, अगली जो यूनिट होगी आपका सरफेस केमिस्ट्री, उसमें और अच्छे से बताई जाएगी। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लोअर करता है। कैसे करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर, ये अपना सरफेस प्रोवाइड करवाता है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर ए
द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। रिएक्टेंट एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, कहां बनाएंगे? कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर। कैटलिस्ट अपना सरफेस प्रोवाइड करवाता है किसके लिए? रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, जो बीच में रिएक्शन के बीच में कंपाउंड बनेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। एंड मेक लूज बॉन्ड विद रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट के साथ लूज बॉन्ड भी बनाता है, खुद के भी बॉन्ड बनाता है क्योंकि पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बना लेगा, खुद के लूज बॉन्ड बना लेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ड्यू टू लैक ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों में कमी की वजह से, लैक ऑफ रिलेशनशिप की वजह से उन बॉन्ड को तोड़ भी देगा फिर, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे वो रिएक्टेंट, क्योंकि अपना सरफेस दे दिया, अपने सरफेस के ऊपर एनर्जी जो थी वो खर्च कर ली, तो रिएक्टेंट को एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहां से मिल रही है? कैटलिस्ट के सरफेस से, खुद की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर किया। जो कैटलिस्ट रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी उसको लोअर किया, क्या करके? अपना सरफेस प्रोवाइड करके, खुद का सरफेस दे करके, खुद की सरफेस एनर्जी को खर्च करके। ये काम होता है कैटलिस्ट का, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। और अच्छे से इस थ्योरी को आपको अगले यूनिट में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। तो इसलिए ये पॉइंट याद रखें बस इसके लिए आप, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। और जो चीजें मैंने अभी बोली है थोड़ा सा उनको याद रखना बस। ये काम होता है कैटलिस्ट का, ठीक है। कैटलिस्ट करेगा कैसे काम? ग्राफ के मीडियम से। ग्राफ समझा रहा हूं आपको, ये है आपके पास, ये ग्राफ आपने पढ़ रखा है पहले। यहां क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहां क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट याद होगा आपको, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहां क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, और यहां क्या होगा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। तो विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन चल रही है, ऐसे ऐसे चलती है रिएक्शन, ऐसे, और ये ऐसे चल, ये आपके पास विदाउट कैटलिस्ट। और विद कैटलिस्ट यहां से यही से ऐसे चला, और ये यहां के ऐसे ही मिल जाएगा इस प्रोडक्ट का, क्योंकि एनर्जी को तो चेंज नहीं करता ना वो। तो देखिए ये ऊपर वाला जो है आपके पास सॉलिड में जो है, ये जो कर्व है आपके पास, ये है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और नीचे वाला जो आपके पास जो डेज में रिप्रेजेंट करके मैंने, वो है विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कितनी है, ये यहां तक, यहां से देखिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट जब होगा तब, और ऊपर यहां से लेकर यहां तक ये है एक्टिवेशन एनर्जी कब है? जब कैटलिस्ट नहीं होगा। तो किस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कब ज्यादा है? जब कैटलिस्ट नहीं है। और जब कैटलिस्ट प्रेजेंट है रिएक्शन में, तब एक्टिवेशन एनर्जी की कम की जरूरत पड़ती है, तब कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसे काम करते हैं कैटलिस्ट। ये आपने ग्राफ जो है ना, आपने पहले भी देख रखा है, ये जो कर्व ट्रेसिंग में आती चीजें ये आपने पहले देख रखा है, मैंने बताया था एक्टिवेशन एनर्जी में। बस नई चीज क्या जोड़ी इसमें? विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के साथ क्या होगा? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ये नहीं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी में कुछ चेंज ला देगा, गिब्स एनर्जी में कुछ चेंज ला देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ चेंज ला देगा, नहीं, कुछ नहीं करेगा वो इक्विलिब्रियम के टाइम को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ये काम कर सकता है कैटलिस्ट। ये था कैटलिस्ट के बारे में जो ब्रीफ में चीज आपको बताई थी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ ए रिएक्शन, ये पिछारेनियस इक्वेशन था और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट था। एक आर्टिकल और बाकी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो आपको करवाना है, कुछ 10-15 मिनट का टॉपिक वो भी है, तो वो नेक्स्ट डे आपका हो जाएगा। आपको क्या करना है? आरएनएस इक्वेशन के जो 2 सॉल्व एग्जांपल उनको सॉल्व करके देखना है, मैं भी करवाऊंगा उनको, ठीक है। ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा बस अब, और फिर उसके बाद में उसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको करवाने हैं। बस वो सोल्व है, उनको देख लीजिए, आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे करवानी है। ये काम आपको करना है।